साहू जी महाराज ने, इनके समय पर ही 3 पेशवा हो जाएंगे। पहला पेशवा, पेशवा पोस्ट किसको बोलते थे? लिखे, मैंने आपको बताया था अष्टप्रधान में। भाई आपका, आप कहेंगे भैया छत्रपति के बाद में यही पोस्ट होती थी। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्यों बनाया? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो है आपका, ये 2 लोगों पे विश्वास करते थे सबसे ज्यादा, साहू जी महाराज। एक तो बालाजी विश्वनाथ पे, और दूसरा जो मराठा सेनापति थे धानाजी जादव, इन 2 लोगों पे इनका विश्वास सबसे ज्यादा था। अब धानाजी जादव क्या हुए थे आपका, वो उनकी डेथ हो जाती है, और धानाजी जादव की डेथ के बाद में उनके बेटे को बनाया गया आपका सेनापति। लेकिन उस सेनापति पर हमेशा शक रहा किनको, साहू जी महाराज को। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर शक्तियां सेनापति के पास रहेंगी तो शायद किसी से कल मिल सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत विश्वास था उनको, बालाजी विश्वनाथ के ऊपर। ठीक है, यहीं पे बालाजी विश्वनाथ ये चित पावन ब्राह्मण थे। चित पावन ब्राह्मण, ये क्वेश्चन पूछा इस बार बीपीएससी ने 2023 में। चित पावन ब्राह्मण, चित पावन ब्राह्मण, बहुत कहानियां हैं इनकी। एक कहानी तो आपने देखा होगा, दलित अत्याचार की है, इस देश में बहुत प्रचलित है। जैसे कि जब मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब मुगलों से युद्ध करती है 1818 में, 1818 में, तो एक युद्ध हुआ था आपका भीमा कोरेगांव में, जिसमें 28,000 मराठाओं को 800 महार सैनिकों ने हरा दिया था। अब वहां पर जो भीमा कोरेगांव है, वहां पर तो हर बार आपका हर साल विजय मनाया जाता है, हर साल वहां पर फेस्टिवल की तरह उसको मनाया जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारा वर्ग ये सोचता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय का उत्सव हमारे आजाद भारत में क्यों मनाया जा रहा है। तो दरअसल में वो क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि महार जाति जिसके ऊपर पिछले सदियों से अत्याचार किए गए, उस महार जाति को जब मौका मिला अपने अत्याचारों का बदला लेने का या प्रतिशोध लेने का, तो वो बहुत वीरता से लड़े। वहां पर भीमा कोरेगांव स्मारक भी इसलिए बनाया गया। एक कहानी तो ये है। एक कहानी जब मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा, तो जब हम नाथुराम गोडसे के बारे में अध्ययन करेंगे कि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी का वध क्यों किया, तो वहां पर जो उनकी दलीलों में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, 5,000 चित्पावन ब्राह्मणों का जो नरसंहार हुआ, तो ये 2 जगह हमारी अगली कक्षाओं में वो जिक्र आएंगे। ठीक है, एक ही समय पर हम सारी चीजों की चर्चा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर उस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता। समझ पाए मेरी बात को? तो ये चित्पावन ब्राह्मण थे, बालाजी विश्वनाथ थे, आपने देखा होगा। इन्हीं के समय पर जब पेशवाई बहुत मजबूत हुई, ये हकीकत है कि पेशवाई ने क्या किया कि बहुत कड़े नियम लागू किए, बहुत कड़े नियम। पहले हम बाजीराव बताएंगे, मस्तानी उस समय बताएंगे कड़े नियम को, तो पहले ये समझिए। तो कब पेशवा बने, लिखना 1713 में, 1713 में पेशवा बने। और पहले कहाँ पर अपॉइंटमेंट था इनका, पहले ये देशमुख हुआ करते थे सीडीओ के यहाँ पर। तो याद रखना 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहे थे। ठीक है, अच्छा जी। अगली बात क्या इन्होंने इंपोर्टेंट कर दी, इन्होंने इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत करा लिया। विश्वास था किसका, साहू जी महाराज का। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत वंशानुगत करा लिया, यानी कि अब जो इनके पुत्र होंगे वही पेशवा बनेंगे, वही पेशवा बनेंगे। यानी कि मेड द पोस्ट ऑफ पोसवा, मेड द पोस्ट ऑफ पेशवा, पेशवा हेरिडिटरी, आनुवांशिक रूप से। ठीक है, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था भाई, तो साहू जी महाराज जी ने भी कहा कि ठीक है, पेशवा पद को वंशानुगत कर देते हैं। जबकि मुझे लगता है, आप ये बताइए, आप चीजों के वंशानुगत होने के पक्ष में हैं क्या? ये क्या ये जरूरी है कि कोई जो योग्य व्यक्ति है उसकी संतानें हमेशा योग्य ही होंगी?
क्या जो आज के समय पे कोई अयोग्य व्यक्ति है, कर उसकी संतानें योग्य नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, इनकी शक्ति का कारण रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा, सैयद बंधुओं। सैयद बंधु आप सबको याद हैं, इधर लिखते हैं। सैयद बंधु सारे लोगों को याद हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो सैयद अली जो बंधु थे, उन्होंने किसको गद्दी से हटाया था इस समय पर 1719 में? फर्रुख सियर को। फर्रुख सियर को गद्दी से हटाया था या नहीं? और इन सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर को हटाने के लिए किसकी हेल्प ली थी? तो वो हेल्प लिए इन्होंने बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि ठीक है, एक सेना भेजते हैं, और उन्होंने एक मराठा सेना भेजी थी इनकी हेल्प के लिए, खंडे राव की लीडरशिप में। खंडे राव उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और फर्रुख सियर को गद्दी से हटा दिया गया। तो इस समय पर क्या हुआ, मराठाओं का एक जो प्रतिष्ठा है देश में वो बढ़ा, मराठाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी। ओके, तो इसकी वजह से वहीं पर बालाजी विश्वनाथ का कद भी बढ़ा, और बालाजी विश्वनाथ की जैसे ही डेथ हुई तो उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया। तो क्या बोलेंगे आपका यहां पर लिखना, दूसरे पेशवा। छत्रपति कौन है अभी पर, समझ रहे ना? छत्रपति सबसे बड़ा पद था, पेशवा दूसरे नंबर का पद था। दूसरे पेशवा बने बाजीराव प्रथम। और एक बार कमेंट में बाजीराव प्रथम का नाम आ जाए, रियल हीरो हैं इंडियन हिस्ट्री के, बाजीराव प्रथम। 1720 से 40, 1720 से 40, ठीक है। और कौन है ये आपका? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। इनको नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन, मराठा नेपोलियन। जितनी लड़ाई लड़ी एक भी नहीं हारी, 40 युद्ध। मैंने कहा ना, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनका चित्र बनवाया था, तो चित्रकार ने क्या कहा था, चित्र के अलावा कुछ घटनाओं को और पेश करना चाहूंगा। व्यक्ति जमीन पे सो रहा है अपने सैनिकों के साथ में, जो सैनिक खाते हैं वही खाता है, और बहुत भीषण योद्धा है। और मैंने जो चित्र बनाया कि घोड़े की लगाम सिर्फ घोड़े पे पड़ी हुई है, और उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, और उस पर ही उसने तलवार रखी हुई है, जिसका बैलेंस एकदम से बना हुआ है, संतुलित तलवार रखी हुई, ऐसा चित्रण किया उसने। तो इनकी कहानी सुनिए, बाजीराव प्रथम। मैंने कहा कि जितना भी मराठा क्षेत्र, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मराठा साम्राज्य किसके समय पर सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में था, तो छत्रपति साहूजी महाराज। लेकिन साहूजी महाराज क्या है, योग्य नहीं है। तो किसकी वजह से? तो बाजीराव प्रथम की वजह से, दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम की वजह। इन्होंने वो सब कुछ जीता जो जीता जा सकता था इस भारत में, गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, दिल्ली, उत्तर भारत से लेकर के आपका चाहे आपका पुर्तगालियों को हराना हो, या फिर मैं आपसे बात करूं इन्होंने आपका निजामों को हराना हो, कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं, सबको जीता। 40 लड़ाइयों में सबको हराया, ठीक है। तो यहीं पे बाजीराव प्रथम। इनकी दो वाइफ हैं, कौन है इनकी पत्नी बताओ? इनकी पत्नी, वाइफ्स, पत्नियां लिख लेना। एक पत्नी तो है इनकी काशीबाई, काशीबाई, प्रियंका चोपड़ा नहीं। और दूसरी पत्नी है इनकी मस्तानी, दीपिका पादुकोण नहीं, मस्तानी, जो कहाँ की थी? छत्रसाल की पुत्री थी, छत्रसाल की पुत्री, राजा छत्रसाल। बहुत बुजुर्ग हो चुके थे जब इन्होंने शादी कराई थी, राजा छत्रसाल। अब मस्तानी के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो कोई नाचने वाली थी, कोई मस्तानी को कहते हुए मिलेगा कि वो तो छत्रसाल की एक प्रेमिका की लड़की थी। अब राजा छत्रसाल थे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड समझते हैं, यूपी एमपी बॉर्डर, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने जब हेल्प मांगी थी बाजीराव से, और उन्होंने कहा था बाजीराव से कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जितनी जल्दी तुम मदद दे पाओ। जब उनके पास में अभियान हुए, मुगलों के अभियान वहां पर हुए, तो कहते हैं जिस समय पे चिट्ठी पहुंची थी उसी समय पे अपना घोड़ा दौड़ा दिया था बाजीराव प्रथम ने, कि किसी ने मदद मांगी है, उत्तर भारत से किसी राजा ने मदद मांगी है, खत लिख करके, उसकी सेनाएं पीछे दौड़ पड़ी। कहते 3 दिन में वहां महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंच गए और हेल्प की। उसी हेल्प की वजह से
उन्हीं की पुत्री है छत्रसाल की, याद रख लेना, उनकी जो है पत्नी की बेटी है, वही पुत्री होंगी। तो इन्होंने तुरंत शादी की थी, और जो बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा था, राजा छत्रसाल के दो पुत्र थे। राजा छत्रसाल ने अपना तीसरा बेटा माना बाजीराव को, बाजीराव प्रथम को, और इसीलिए 3 बेटे मान करके अपने 2 पहले, एक इनको मान लिया। तो टोटल जो इनका क्षेत्र था बुंदेलखंड का, उसका 1/3 हिस्सा बाजीराव को गिफ्ट किया था। अब बाजीराव लेके गए मस्तानी को। अब वहां पावन ब्राह्मण, उनके नियम बड़े कड़े थे। अब जब उन्होंने इस तरह की कहानियां सुनी कि भाई मस्तानी तो जो है एक आपका, किसी ने कहा कि ये तो मुस्लिम है, नाचने वाली है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो बाजीराव प्रथम और मस्तानी का एक बेटा था जिनका नाम इन्होंने रखा था कृष्ण। वही कृष्ण जिसका नाम बाद में शमशेर बहादुर हो गया। जब प्रताड़ित किया गया, उस तरह की सुविधाएं वहां पर नहीं दी गई, तो बेटे ने अपना बदल लिया। अब तुम एक बात बताओ, तुम किसी को संरक्षण नहीं दोगे और झूठा दंभ भरते रहोगे, तो तुम्हारा धर्म क्या कमजोर नहीं होगा? भाई हमको क्या करना चाहिए? अपना, अगर आप कहते हैं कि आपका कोई धर्म है और उस धर्म में आप ही उसी धर्म के कुछ लोगों के साथ में अत्याचार करोगे, उनके अंदर ऐसी भावनाएं यानी कि हीन भावनाएं आप पैदा करोगे, तो क्या उनकी रुकने की हिम्मत होगी? या सोचिए, हिम्मत तो छोड़िए, क्या रुकने का मन भर मात्र भी होगा? हाँ या ना? आप कहेंगे रुकने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होगा। 2 इनकी शादियां हुई। क्या इन्होंने किया देखो बाजीराव प्रथम, तो कुछ इनके अभियान है वो नोट करना। 1721 वारना संधि, 1721 में वारना संधि, सॉरी मैंने इनका कार्यकाल बताया आपको? नहीं, हाँ बता दिया। कितने वर्ष? 20 वर्ष। कमाल के कार्यकाल हैं। वारना ट्रीटी, वारना संधि, ये किससे की थी? संभाजी सेकंड से। संभाजी याद हैं? संभाजी द्वितीय कौन है? राजस बाई के बेटे, जिन्होंने उसको छत्रपति घोषित कर दिया, लेकिन बहुत सारी योजनाएं नहीं बन पाई है, कामयाब नहीं बन पाई। अब समझिए उनके पास वो एरिया नहीं था उस समय कि उनको छत्रपति एक्सेप्ट किया जाए, और छत्रपति एक्सेप्ट किया गया साहू जी महाराज को। तो वारना में ये संधि की, संभाजी द्वितीय को हरा करके। आपको सिर्फ संधि याद रख लेनी है किससे हुई थी, वारना संधि 1724। 1724 से पहले तो अब मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको याद भी है या नहीं। 1724 में मैंने कहा था कि एक व्यक्ति था जिसने दक्षिण के मुगल सुल्तान मुजारिब खां को हरा करके हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। वह व्यक्ति कौन है? आंसर करें फटाफट से, तभी हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर अभी स्टॉप करा देंगे। नहीं है जी, चिंकलिज खां। तो 1724 में मुगल शासन को चैलेंज करने वाला था निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। और इसने चैलेंज क्या किया कि इसने मुगल सरदारों को हराया कई को। तो मुजारिब खां जो उस समय पे साउथ का गवर्नर था, उसको इसने हरा दिया। तो क्या बोलेंगे आपका? 1724 में निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क क्या था, जैसे ही हैदराबाद में उसने गद्दी पर बैठा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी साउथ के लिए। अब वो सबसे शक्तिशाली शत्रु बना बाजीराव प्रथम का, या यूं कहें मराठों का। उसने क्या चालाकियां की? उसने एक पक्ष तो लिया कि साहू जी महाराज को भड़काने का प्रयास किया, एक पक्ष में उसने मराठा सेनापतियों को भड़काने का प्रयास किया कि तुम बाजीराव प्रथम के तहत उसी की लोकप्रियता बढ़ रही है और तुम्हारी तो कोई लोकप्रियता ही नहीं है। साथ में जिससे संधि कर ली थी संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय को भी अकसाया कि भाई तुम जाके साहू जी महाराज से अपना जो अधिकार है उसको मांगो। तो सबसे चैलेंजिंग पर्सन बन गया वो उस टाइम पे। अब चैलेंजिंग पर्सन इतना कमजोर भी नहीं है भाई, जिसने मुगलों के अधीन खुद को स्वतंत्र कर लिया, मुगल सरदारों को हरा दिया, कमजोर तो वो भी नहीं है। और निजामुल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि उसने 100 युद्ध लड़े थे और 100 युद्धों में ना के बराबर उसकी पराजय थी। लेकिन यहां सामना था बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम ने भी 40 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। तो जो मैं कह रहा हूं ना,